जब मैंने ये पॉडकास्ट एम टॉकीज़ को पिच किया था तो एक फीडबैक आया था कि वाओ ध्रुव, ये तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनल स्टोरी है, लेकिन हम अंटार्कटिका गए या नहीं गए, इसमें कोई आम आदमी क्यों इंटरेस्ट लेगा? ऐसा ही सवाल पूछा गया था डॉक्टर परमजीत सिंह सेहरा से, जो 1971 में एक सोवियत यूनियन के अंटार्कटिक मिशन का सदस्य बनकर अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले इंडियन बने। उनसे तो पूछा गया था, अच्छा तो इसका मतलब है कि पंजाबी लोग साउथ पोल में भी सेटल हो रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, उधर बिजनेस कौन सा करोगे और फायदा क्या होगा? चलिए इस एपिसोड में ऐसे सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। M&M Talkies presents India's greatest journeys, Dakshin Gangotri. Chapter 2, Yesterday and Tomorrow. अंटार्कटिका एक जगह से पहले एक ख्याल था। एंशिएंट ग्रीक्स का मानना था कि जिस तरह धरती के नॉर्दर्न हाफ में एक बर्फीला रीजन आर्कटोस यानी आर्कटिक है, उसी तरह धरती के बैलेंस के लिए ज़रूरी है उसके सदर्न हाफ में भी ऐसी ही जगह का होना। इस जगह को उन्होंने नाम दिया एंटी आर्कटोस यानी अंटार्कटिका। और ये ख्याल 2000 साल तक एक ख्याल ही रहा, क्योंकि अंटार्कटिका की पहली रिकॉर्डेड साइटिंग 1819 यानी 1819 में हुई और इस पे पहले कदम रखे गए 1895 में। सॉरी, टेक्निकली आपके कदम अंटार्कटिका पे नहीं, अंटार्कटिका की जमीन पे बिछे करोड़ों साल पुरानी बर्फ पे पड़ते हैं, जिसकी थिकनेस कहीं कहीं पे तो 4.5 किलोमीटर तक की है। अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी, सूखी, तूफानी और सुनसान जगह है। लेकिन डॉक्टर साहू मुझे समझा रहे थे कि ऐसा हमेशा से नहीं था। देखिए, अंटार्कटिका एक जमाने में विश्व का जितना आपका कॉन्टिनेंट्स है एक साथ जुड़ा हुआ था, और बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वो सब कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गया। जैसे ऑस्ट्रेलिया उधर चला गया, अमेरिका उधर चला गया, इंडिया इधर आ गया, ऐसे ऐसे अंटार्कटिका जमीन के नीचे चला गया, बिल्कुल साउथ पोल की तरफ चला गया। तो एक जमाने में अंटार्कटिका हरा भरा जंगल था, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो एक बर्फ का महादेश हो गया। अब उसमें अंटार्कटिका का रिलेवेंस आज के डेट में क्या है, हम लोग उसको क्यों, उसका ऊपर इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसका रिसर्च करना क्यों जरूरी है। लेकिन अफसोस, अंटार्कटिका में एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ हमारी कुछ पुरानी आदतों की वजह से। मनुष्य के अंटार्कटिका पहुंचते ही उसके देशों ने अंटार्कटिका के अलग अलग भागों को अपना मानना शुरू कर दिया। लेकिन 1957 में हमने एक नई सोच से अंटार्कटिका को देखना शुरू किया। In 1957, a very important decision was taken in the International Geophysical Year, because you see, Antarctica has immense source of natural resources. The biggest coal seam is in Antarctica. It runs into 300 kilometers. Wow. They've got immense resources of oil and natural gas. But by the better sense that prevailed the humanity, it was decided in the 1957 that Antarctica is meant only for scientific work, not for any commercial exploitation. And that was a very positive thing. Imagine even today, the population in Antarctica in the winters is no more than 4,000 people. And the summer it rises to 6,000-7,000 people because there are many summer stations. कुछ और खास है इस सुनसान बंजर महाद्वीप के बारे में। अंटार्कटिका की बर्फ में छुपा है हमारे प्लैनेट का इतिहास, जिसको जानकर हम समझ सकते हैं इसका और हमारा भविष्य। I must now question the scientist, Dr. Harsh Gupta. Why was it important
to go to Antarctica? Okay, what is happening today? Today we are seeing that large chunks of Antarctic ice shelves are breaking out. They're spreading all over. Antarctica holds 90% of the fresh water of this earth. And if the entire Antarctica melts, the sea level will go up by 60 meters. क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का बात कर रहे हैं। किस तरह से आप देखिएगा, पहले 20 साल में एक बार साइक्लोन होता था, फिर 10 साल में होने शुरू हो गया, फिर 5 साल में हो गया, 3 साल में, अब हर साल हो रहा है साइक्लोन। अगर 1 मीटर भी अगर कहीं सी लेवल राइज होता है, आप देखिए कितना सिविलाइजेशन पानी के नीचे आ जाता है। अगर 10 मीटर राइज होता है, आप देखिए वो मुंबई है, आप इधर चेन्नई है, जितना कोस्टल सिटीज है, अगर आपका देखे होंगे, आपका जब सुनामी आया था जी, किस तरह से हर जगह पानी भर गया था जी, ठीक है। तो अगर 10 मीटर राइज होता है तो कितना सिटी का अंदर पानी भर जाता है। अगर अंटार्कटिका का बर्फ पिघल जाएगा तो 60 मीटर अगर पानी, जो समुद्र का पानी ऊपर जाएगा, तो कंप्लीट द वर्ल्ड विल बी डिवास्टेटेड। So we need to preserve Antarctica, and you cannot preserve anything which you don't know anything about. आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि धरती का तापमान तो गिरता बढ़ता रहता है, तो आजकल ये क्लाइमेट चेंज का इतना शोर क्यों? अंटार्कटिका की बर्फ इसका भी जवाब देगी। In Antarctica, we have got almost 4 kilometers of thickness of the shelf ice, and you can know precisely how the weather was for last 1 million years. Wow, could you please explain that in detail? That's fascinating. You see what happens? That ice keeps on depositing. Yeah. And when the ice is depositing, it is depositing in an environment. So there is some manifestation of that environment, that how much is oxygen, how much is carbon, etc., etc. And that is all trapped in those ice sheets. So when you drill a core, take a core out, and you slice it, you can slice it every 1,000 years. And you go the deepest part, you go to 1,000,000 years. So the entire weather, what it existed, is built. There are other proxies also. Have you ever heard of dendrochronology? No, I haven't. Dendrochronology is a science. We're looking at the tree. You can find out how the weather was. Because tree keeps on growing, Right. and there are rings. Yeah. So if you cut a 500-year-old tree, there'll be rings inside, and you can analyze those rings and have approximate how much rainfall was there, what happened. So from dendrochronology, looking to micro scale, to Antarctica looking into macro scale, you can find out what was happening. All that we are talking now, that temperature is going up, etc., etc. So that story is built up. और ये कोर सैंपल्स हमें ये बताते हैं कि आज के एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स पिछले 4 लाख साल के मुकाबले सबसे ऊंचे हैं, और वो भी लगभग 50% ज्यादा। और ये सब हुआ है हमारी वजह से सिर्फ पिछले 100 सालों में। कल जिस मनुष्य ने इतने घमंड से अपना हक जताया था इस धरती पे, वातावरण पे, अंटार्कटिका पे, क्या वो आज अपनी गलती सुधार सकता है आने वाले कल को बचाने के लिए? एक उम्मीद की कहानी है जो एक बार फिर अंटार्कटिका में रिसर्च के बिना संभव नहीं होती। I must tell you that in the 21st century, earth sciences are the most important discipline. Because if we have to exist on this planet, we should know how it functions. And this we can only learn by knowing the geology, what is at depth, how the plates are formed, how does a volcano erupt, why the continents moved. I'll give you a very practical example. The ozone hole in Antarctica was discovered in late 80s and early 90s. And it's a horrible thing. It was also discovered
The chlorofluorocarbons are responsible for creation of the ozone hole. So there was a restriction on chlorofluorocarbons use. It was used in all refrigerators. That has been literally replaced. The ozone hole has shrunk. So this is one practical thing. And this would not have been possible if there was no scientific research in Antarctica. लेकिन ये तो बात है धरती पे जीवन को बचाने की, लेकिन इस धरती पे जीवन संभव भी है, इसके लिए क्या क्या जरूरी है? अंटार्कटिका जैसी जगहों में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, जिनको एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है, इस रहस्य को समझने में हमारी मदद करती हैं। अंटार्कटिका जो है बिल्कुल ही एक फ्रोजन डेजर्ट है, मतलब सब कुछ बर्फ के नीचे है, सब कुछ वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर। तो और आप हैं बॉटनिस्ट, तो ऐसे मतलब फ्रोजन डेजर्ट में एक बॉटनिस्ट के क्या इंटरेस्ट है? जब लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड आल्गी, और वो जो काई है उसका रिलेवेंस बहुत जबरदस्त है। देखिए, आज के डेट में हर आदमी बोलता है कि पेड़ लगाओ। बोल रहे हैं कि पेड़ लगाओ, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमें मिलता है ना सांस लेने के लिए, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो होता है वो जंगल से नहीं आता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो आता है वो समुंदर से आता है, क्योंकि समुंदर में जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिसको प्लांक्टन्स कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, दे आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑक्सीजन। वो हमें देते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। नंबर 1, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, सारी चीजें एटमॉस्फेयर में तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र का पानी में ऑब्जर्व होता है, जिसको ये जो काई है वो उसको रिसाइकल करता है। तो मेरा जो काम था वहाँ कोई एज ए बॉटनिस्ट बड़ा बड़ा पेड़ पौधा के लिए नहीं जाना था। मुझे देखना है कि ये जो छोटे छोटे आल्गी होते हैं ये कैसे रहते हैं अंटार्कटिका में, जहाँ 6 महीना रात है, 6 महीना दिन है, और इतना फ्रोजन कंडीशन में कैसे रहते हैं। कहीं आपने देख लिया वहाँ रेड स्नो मिलेगा, वो बिल्कुल खून जैसा पड़ा होगा, बड़ा बड़ा पैचेस, वो कुछ नहीं है। हम लोग जैसे वाटरमेलन खाते हैं, तरबूज, तो ऐसे तरबूज जैसे लाल है ना, आपको बर्फ का एक बड़ा बड़ा पैच मिल जाएगा लाल लाल, हम उसको कहते हैं वाटरमेलन आल्गी, तरबूज वाला आल्गी। वो उस कंडीशन में कैसे सरवाइव करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ फॉर्म क्या है, तो अंटार्कटिका का लाइफ फॉर्म किस हिसाब से रहता है वो उसका खोज करना बड़ा जरूरी है। तो ये मतलब समझना कि अगर जीवन जो है वो ऐसी सख्त जगह पर अगर सरवाइव कर सकता है तो वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, और उस चीज़ से हम ये समझ सकते हैं कि भाई लाइफ ऑन अर्थ के लिए क्या ज़रूरी है टू सर्वाइव। बिल्कुल, आप एक चीज़ देखिए, हम लोगों का बॉडी का जो टेम्परेचर है अगर 3-4 डिग्री नीचे चला जाता है, 5 डिग्री चला गया तो आदमी कोलैप्स हो जाता है, ऊपर अगर चला जाता है कोलैप्स हो जाता है। तो आप वो देखिए कि किस कंडीशन में वहाँ जो लाइफ फॉर्म जो है से वहाँ जो मच्छी रहते हैं वो उनका जो खून है वो खून में एक एंटी फ्रीजिंग मॉलिक्यूल रहता है। वो एंटी फ्रीजिंग मॉलिक्यूल जो रहता है वो खून को सॉलिडिफाई नहीं होने देता है। तो जो एंटी फ्रीजिंग मॉलिक्यूल है दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इंडिया और अंटार्कटिका के बीच का फासला है लगभग 13,000 किलोमीटर, धरती के डायमीटर से 300 किलोमीटर ज़्यादा। तो फिर ऐसी जगह पर एक भारतीय रिसर्च बेस क्यों बनाए? जिस देश में 1981 में सिर्फ 36% लिटरेसी रेट था, वो अंटार्कटिका में साइंटिफिक रिसर्च करके क्या पालेगा? You see, in 1980s, we were also keen to be a part of the global issues. And at that time, there were about 10 or 12 countries who had almost literally divided Antarctica. This is Russian part, this is USA part, this is England. All those claims were frozen. And by setting up this station, we have our name. We are responsible for making decisions, which is very important for us.
So you're referring to the Antarctic Treaty that Yeah. was formed in the year of the International Geographic Year, where they. Geophysical year. So the prerequisite for that was. To be able to do science in Antarctica and demonstrate it. लेकिन क्या भारत ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बना पाए, या कोई और गहरी वजह है जो जरूरी बना देती है भारत का अंटार्कटिका में साइंटिफिक रिसर्च करना? Now, other very important issue is this, especially for India. Now, going back, if you look at the globe, between Antarctica and India, there are no landmass. There are small little island countries like Mauritius, etc., but it's basically ocean. Now, Antarctica totally controls the Indian Ocean weather. And Indian Ocean controls the weather of Indian subcontinent. So for long-term forecast, we need to know how is the weather in Antarctica, how it is affecting the weather of Indian Ocean, and how Indian Ocean is affecting the weather of Indian subcontinent. Now, as you know, I'm not a meteorologist. So what I'm telling you is just a basic information that I'm trying to give you. And in case you want to go into detail of it, I will advise you to speak to one of the meteorologists. I think Lakshmar. There was one of the colleagues who was with us. Can I see that paper? Any of my paper? Yeah. L.S. Rathod, Lakshmar Singh Rathod. He later became the Director General of India Meteorological Department, and he is very accessible. You can talk to him on phone, and we're very happy to tell you about intricacies. डॉक्टर लक्ष्मण राठौर मेरी ओरिजिनल आइटिनरी का हिस्सा नहीं थे, तो उस दिन डॉक्टर गुप्ता के साथ इंटरव्यू ख़त्म किया, डॉक्टर राठौर का नंबर लिया, उनको फ़ोन किया, पता लगा कि वो सिर्फ एक ही दिन फ्री थे बात करने के लिए, और वो दिवाली की छुट्टियों के दौरान वाला दिन था जब मैं लखनऊ में हूँगा डैड से बात करने के लिए। तो अब दिवाली के टाइम के आसपास तो फ्लाइट और ट्रेन आप समझ सकते हैं, और कोई चारा नहीं था, तो लास्ट मिनट पे एक ओवरनाइट बस का टिकट बुक किया और पहुंच गया जयपुर डॉक्टर राठौर से बात करने। वो मुझे बातों बातों में बता रहे थे कि उनका अंटार्कटिका जाने का एक बहुत ही खास पर्सनल मोटिवेशन था। देखिए, जहाँ तक एंटार्क्टिक मिशन का हिस्सा बनना है, उसमें संयोग अधिक है जी। वर्ष 1983 में मैं मौसम विज्ञान विभाग पूना में कार्यरत था, और हमें पता लगा कि ऐसा एक चुनौतीपूर्ण दायित्व के लिए कोई अगर वॉलंटियर करे, और हमने तुरंत वॉलंटियर किया। और वॉलंटियर करने की जो मूल वजह है, मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्र, और जो मारवाड़ जिसको कहते हैं, शुष्क प्रदेश है, बहुत उष्ण प्रदेश है। यहाँ का तापमान गर्मियों में 50 डिग्री चला जाता है, सर्दियों में उतना ही ठंडा होता है, -2, 3, 4 डिग्री चला जाता है। और कहीं न कहीं ये भौगोलिक परिस्थिति जो जिसमें मैं पैदा हुआ, मेरा बचपन रहा, और मैंने ये पढ़ा कि अंटार्कटिका भी शुष्क प्रदेश है, ठंडा है। अच्छा। और जब हम उष्ण प्रदेश 50 डिग्री से -50 जाना, अगर ऐसा कोई चुनौती हो, तो ऐसा मन में एक बड़ी वो थी उत्सुकता कि क्यों नहीं ऐसा कार्य किया जाए कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में जाया जाए और देखा जाए। और चूंकि रेगिस्तान से हैं, तो रेगिस्तान की एक पूरा जो चाहे जैविक परिमंडल हो या वनस्पतिक परिमंडल हो या बाकी भौगोलिक परिस्थितियाँ बिल्कुल विचित्र होती है, और हर कदम पर चुनौती होती है, हर कदम पर। तो वो चुनौतियों को जो सामना करना, वो बचपन से ही था। तो मेरे ख्याल से उसने कहीं कहीं ट्रिगर किया कि जब मौका मिला तपाक से लपट लिया। बारिश का मौसम, हमारी कितनी कहानियां जुड़ी हैं इससे। ये करोड़ों लोगों की जीवन रेखा भी है, और आपका मेरा चाय पकौड़े खाने का बहाना भी।
तो कितना अजीब लगता है ना ये सुन के कि ये सब प्रभावित होता है 13,000 किलोमीटर दूर एक बंजर बर्फीले महाद्वीप से। अब हम मानसून की अगर बात करें तो जो 30 से 35 डिग्री का दक्षिण गोलार्ध में, जहाँ हिंद महासागर में क्षेत्र है, जहाँ मैस्करीन हाई जोन कहते हैं, हिंद महासागर में है ये, उसकी तीव्रता जितना तीव्र होगा और उसकी अवस्था और स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, उस पर यह प्रभाव पड़ेगा कि वहां से जो तेज हवाएं उत्तर और दक्षिण की तरफ जाती है, अगर उत्तर की तरफ यानी इक्वेटर की तरफ तेज हवाएं आती है तो मॉनसून फ्लो सर्कुलेशन स्ट्रेंथन होगा। अगर वो अपने स्थान से पूर्व में रहा तो वो जो है बंगाल की खाड़ी में फ्लो होकर के साउथ चाइना सी, वहां बारिश अधिक होगी। तात्पर्य मोटे तौर पे मेरे कहने का ये है कि हमारा मॉनसून जो है पूरे, जिसको हम साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं, इसकी उत्पत्ति तो दक्षिणी गोलार्ध से है और उसका परोक्ष प्रभाव दक्षिणी ध्रुव से है। तो हमें अगर मॉनसून को समझना है, हमारी जलवायु को समझना है, हमारे मौसम को समझना है, तो हमारे लिए ये बिल्कुल आवश्यक है कि हम दक्षिण गोलार्ध के सारे मौसम को समझें और हम उसमें भी एंटार्क्टिक बहुत महत्वपूर्ण है मॉनसून के दृष्टिकोण से। अब हम तो जाकर के एक प्रेक्षणशाला लगा लेंगे, लेकिन हमारी एक ट्रीटी है जो मॉनसून ट्रीटी बनी वर्ष 1962 में, उसके तहत और विश्व मौसम संगठन में भी हम जितने भी देश वहाँ प्रेक्षण देते हैं आपस में बांटते हैं जी। तो हमारे पास कुछ प्रेक्षण आ जाते हैं, कुछ आजकल हम पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से एकत्रित कर लेते हैं, क्योंकि जियो स्टेशनरी का तो वहाँ फुटप्रिंट होता नहीं है जी। तो इस प्रकार करके वहाँ की जो वायुमंडल की स्थिति है उसका हम ठीक ठाक आकलन कर लेते हैं। उनको फिर हमारे गणितीय मॉडल हैं, उनमें डालकर हम मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान हो या दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान हो, उसका सटीक आकलन करने में वो बहुत बड़ा एक हमारा कारक है और सहायक है। शायद अब मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दे पाया हूं कि 1983 में वो टीम क्यों निकली थी भारत का पहला एंटार्क्टिक बेस दक्षिण गंगोत्री बनाने के लिए। इस पॉडकास्ट को बनाते वक्त और खासकर कि इस एपिसोड को बनाते वक्त मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि इस मिशन का हर मेंबर अपने से ज्यादा दूसरों के अचीवमेंट्स और अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में बात करना चाहता था। 1983 में असेंबल की गई वो टीम का टीम स्पिरिट आज भी नजर आता है, लेकिन इस टीम को एक ऐसे मिशन के लिए तैयार करना जिसकी कोशिश दुनिया में पहले किसी ने भी नहीं की थी, आसान नहीं था। किसी भी चुनौती को उठाने से पहले जरूरी होता है उसको समझना, और ये कहानी हम सुनेंगे अगले एपिसोड में ऑन इंडियाज ग्रेटेस्ट जर्नीज, दक्षिण गंगोत्री। You were listening to India's greatest journeys, Dakshin Gangotri. an Eminem original. This podcast, inspired by the historic mission Dakshin Gangotri of 1983, uses creative liberties and dramatizations to enhance the storytelling experience. The creators, producers, directors, artists, and all individuals associated with this podcast do not intend to malign, defame, slander, or offend any person, place, region, country, religion, community, or individual. Every effort has been made to respectfully represent the armed forces, uniforms, and national representatives. Any inaccuracies or deviations are entirely unintentional. The podcast does not endorse smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.